गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग पढ़ रहे थे ये जैव विकास विकास पढ़ रहे थे, सॉरी एवोल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लैमार्कवाद अलग से पढ़ाऊंगा, लैमार्कवाद अलग से समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर एक एक चीज़ें मैं आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं लैमार्कवाद, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अब पढ़ ही रहे हैं लैमार्कवाद, ठीक है। तो हम लोग देख लेते सबसे पहले जैव विकास को। जैव विकास, जैव विकास क्या होता है? जैव विकास वो होता है कुछ जीवों में होने वाला। किसमें? जैव विकास भैया जीवन में होगा और किसी में नहीं होगा, ठीक है। कि तुम सोच लो और किसी में हो जाए। जीवों में होने वाला क्रमिक परिवर्तन, ठीक है। क्रमिक मतलब लगातार परिवर्तन, आज परिवर्तन, कल 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 खूब परिवर्तन होता जा रहा है। तो जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को ही जैव विकास कहते हैं। तो समझ में आया? समझ में आया बाबू? जीवों में होने वाला जो क्रमिक परिवर्तन है, क्रमिक परिवर्तन यानी कि लगातार परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। जब जीवों में क्रमिक परिवर्तन होगा तो एक चीज बताओ, सरल जीव से जटिल जीव का निर्माण होगा कि नहीं? यदि जीवों में क्रमिक परिवर्तन हो रहा है, जैव विकास क्या होता है कि जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन के बाद एक नए जीव का निर्माण होना, वही जैव विकास होता है। तो जैव विकास के अंदर जब सरल जीव से, कोई सरल जीव है, ऐसे जीव है, इसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे ये जीव ऐसे बन गया, फिर इसके अंदर परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हुआ, फिर इसका ऐसे बन गया। तो ये सरल था लेकिन ये जटिल बन गया। तो इससे हम बोल सकते हैं ना कि जैव विकास के अंदर सरल जीव से जटिल जीव का विकास होता है। बताओ, बोल सकते हैं कि नहीं? हाथ से देखो मिटा दिया मैंने, देखा मैंने इस बोर्ड में हाथ से मिटा दिया। है ना? तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर तुम कर दोगे तुम्हारा हाथ ही टूट जाएगा। होता है क्या ऐसे? नहीं। तो ये चीज समझ गए ना? जैव विकास समझ गए कि नहीं? बताओ, थम्स अप करो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, जल्दी वीडियो को लाइक करो, है ना। ये जो जैव विकास होता है, जैव विकास बहुत धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैव विकास एकटक नहीं हो जाती है ना। जैव विकास क्या होती है? ये धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि जैव विकास जो होती है वो धीमी गति से धीरे धीरे अपना चलती रहती है, धीरे धीरे अपने मौज में चलती रहती है, उसी को बोलते हैं जैव विकास, ठीक है। तो देखो, जैव विकास को हमसे पता चल गया कि सरल जीवों से, है ना, निम्न कोटि की जीवों से उच्च कोटि के जीवों का विकास हुआ है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो कितनी डिफिनीशन है यार, बहुत पढ़ना पड़ता है ना। सरल जीवों को हम लोग निम्न कोटि के जीव बोल सकते हैं कि नहीं? है ना। तो निम्न कोटि के जीवों से उच्च कोटि के जीवों का विकास को उच्च कोटि के जीवों के विकास को जैव विकास कहते हैं। बताओ, किसको किसको समझ में नहीं आया? जिसको जिसको समझ में नहीं आया अब तो उसका फूटेगा सर, अब उसका पक्का फोड़ देंगे हम सर, अब नहीं छोड़ने वाले। इतना अच्छे समझाने के बाद ना समझ पाए तो दुई तमाचा इधर दुई तमाचा इधर मार मार के कर देंगे गाल तुम्हारा लाल, है ना। तो जैव विकास समझ गए कि नहीं? बताओ, जैव का मतलब होता है भैया जीव, विकास का मतलब होता है उसके अंदर जो विकास हो रहा है ना। जैसे पहले देखो, पहले हम लोग क्या थे? बंदर थे। हम लोग आ रहे ना, तुम भी थे। तुम लोग ऐसे सोच लो, अरे यार भैया तो बंदर थे, हम लोग बंदर। अबे पगले गई कि तुम लोग भी बंदर थे। तुम लोग बहुत सोचते हो। मैं कुछ अपने बारे में बोल दूं ना तो तुम लोग सब सोचो। मैं मानव समाज के बारे में बोल दूं, मानव के सभ्यता के बारे में बोल दूं, तुम लोग सोचते हो नहीं वो भैया अपने बारे में बोल रहे हैं। अब मैं बोल दिया कि हम लोग पहले बंदर थे, ऐसे करके ऐसे, तो तुम लोग सोच लिया अच्छा भैया पहले बंदर थे, है ना। थोड़े दिन पहले, 2-3 साल पहले वो बंदर हुआ करते थे। अरे पगले, मानव सभ्यता बंदर थी। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे बंदर कपड़े पहने, धीरे धीरे बंदर चलने लगे, दौड़ने लगे, खाने पीने, उछलने कूदने लगे। अब आज के डेट में देखो बंदर कैसे हैं। तुम लोग भी बंदर हो। देखो एक बंदर, देखो लीड लगा के बैठा है, देखो एक बंदर हेडफोन लगा के बैठा है, देखो एक बंदर लैपटॉप पीसी के अंदर वीडियोस को देख रहा है, देखो एक बंदर कैसे मुस्कुरा रहा है।
देखो देखो कितने बंदर ये हंस रहे हैं और भी देखो तो सच में हंस रहे हैं यार, है ना, हंस रहे हो ना। तो देखो, तो वही देखो बंदर था ना पहले, अब आज के डेट का बंदर देखो बिल्कुल मॉडर्न हाईटेक बंदर हो गया, है ना। इस तरह क्या हुआ, ये विकास क्या तुरंत हो गया है कि 2-3 पीढ़ी के बाद हो गए, नहीं, ये क्रमिक परिवर्तन है, ये धीरे धीरे चलता आ रहा था। अभी और परिवर्तन होंगे। अभी ये बंदर जो खड़ा है ना तुम लोगों के सामने, तुम लोग भी बंदर हो, ठीक है ना। अभी ये लोग तुम ये जो बंदर सब टहल रहे हैं ना, अभी इन बंदर में और परिवर्तन होगा। अभी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदर निकल के आएगा इसमें से, ठीक है। तो ये था जैव विकास। अब जैव विकास के ना सिद्धांत आते हैं। क्या आते हैं? जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के 3 सिद्धांत थे। कौन कौन से? लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद। कौन कौन से? पहला लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं लैमार्कवाद, ठीक है। लैमार्कवाद, आखिरकार लैमार्क ने क्या कहा? तो लैमार्कवाद कब देते हैं? 1809 ईस्वी में लैमार्क की एक पुस्तक है, ठीक है, जिसका नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक। क्या नाम है? जिसका नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक। एक सेकंड रुकिएगा। यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती हैं कभी कभी। ठीक है, तो लैमार्क की एक पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक। तो लैमार्क ने अपनी परिकल्पना को दिया, लैमार्क ने अपने सिद्धांत को दिया सन 1809 ईस्वी में। उस सिद्धांत को लैमार्क ने अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक के अंदर रखा। फिलोसफिक जूलॉजिक के अंदर ये पुस्तक को रखा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, यही पूछा जाता है। देख लो मेरी इचिंग हो रहा है इधर, ठीक है। ये पूछा जाता है कि लैमार्क की पुस्तक का क्या नाम है? तो लैमार्क की पुस्तक का नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक। अब आता है लैमार्कवाद, है ना, कि लैमार्क ने सिद्धांत क्या दिया। लैमार्क का पहला सिद्धांत था वातावरण का सीधा प्रभाव। पहला सिद्धांत क्या था? तो पहला सिद्धांत था वातावरण का सीधा प्रभाव। तो देखो ये समझने वाली बात है, लिखना चाहो तो आप लोग लिख भी लेना, ठीक है। वातावरण का सीधा प्रभाव क्या होता है? लैमार्क ने बताया कि प्रत्येक जीवधारी पर, ठीक है, जो जीवधारी है, प्रत्येक जीवधारी पर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। लैमार्क ने बताया कि जो जीवधारी पृथ्वी पर रह रहे हैं, उनके वातावरण में जो होने वाला परिवर्तन है वो उनके ऊपर प्रभाव डालता है, ठीक है। किस प्रकार से होता है? सिट मुझे खांसी आ रही, एक सेकंड ना। सिट वो स्नीज करने का मन कर रहा है बहुत ज्यादा, है ना, छींकने का मन कर ऐसे, है ना। तो लैमार्क ने बताया कि प्रत्येक जीव जो होते हैं उन पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है ना। देखो जब वातावरण परिवर्तन होता है, वातावरण में परिवर्तन होता है, तब आप लोगों ने क्या देखा है? वातावरण में जब परिवर्तन होता है तो कुछ जीव सरवाइव कर पाते हैं और कुछ जीव सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो लैमार्क ने बताया कि जीवधारियों पर, प्रत्येक जीवधारियों पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव उनकी रचना एवं स्वभाव को बदल देता है, ठीक है। जो वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है वो रचना और स्वभाव को बदल देता है। जैसे ठंडी में हम गर्म खाना खाते हैं, कैसा खाते हैं? गर्म खाना खाते हैं, स्वभाव बना दिया वातावरण ने। और गर्मी के अंदर हम ठंडा खाना खाते हैं, है ना। फिर देखो पहला आया वातावरण का सीधा प्रभाव, समझ गए ना, समझ गए ना। सेकंड है अनुकूलन की प्रवृत्ति, है ना। क्या है कि अनुकूलन की प्रवृत्ति। अनुकूलन की प्रवृत्ति क्या होता है? ठीक है, अनुकूलन क्या होता है? एडॉप्टेशन, अनुकूलन। अनुकूल होते हैं, जैसे हम लोग अनुकूल होते हैं। जैसे गर्मी आ गई ना तो हमने देखो ये टी शर्ट पहन लिया, है ना। ये तो खैर अपना ब्रांडिंग की टी शर्ट है, बायोमन पॉइंट की टी शर्ट है, इसे तो सबको पहनना ही पड़ेगा, है ना। हमने टी शर्ट पहन लिया। तो अनुकूलन की प्रवृत्ति क्या होती है? तो अनुकूलन की प्रवृत्ति यानी कि सभी जीवों में,
ठीक है। जो भी जीव पृथ्वी पर रहते हैं तो सभी जीवों में अपने आप को वातावरण में बनाए रखने के लिए अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। सभी जीवों के अंदर अपने आप को वातावरण में सरवाइव करने के लिए, अपने आप को वातावरण में मेंटेन करने के लिए अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है। इसीलिए हम गर्मी में हम गर्मे कपड़े पहनते हैं और ठंडी में हम हल्के कपड़े पहनते हैं। अगर ठंडी में हम गर्मी वाले कपड़े पहन जाए ना, मर जाएंगे, क्योंकि मौसम बदल रहा है, ठीक है, वातावरण अनुकूलन हो रहा है, ठीक है। चीज समझ गए। तीसरा नियम आता है अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, ठीक है। क्या आता है? अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। तो लैमार्क बताते हैं कि जो जीव, प्रत्येक जीवधारी या जो जीव अपने अंग का ज्यादा प्रयोग करता है वो अंग आगे चल के विकसित और मजबूत हो जाता है, और जो जीवधारी अपने अंग का ज्यादा उपयोग नहीं करता या कोई अंग का उपयोग नहीं करता तो आगे चल के वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। अगर अंगों का उपयोग करोगे तो मजबूत हो जाएंगे, सुदृढ़ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। अगर उसका अनुपयोग करोगे तो आगे वो खत्म हो जाएंगे। ये बोले लैमार्क ने, ठीक है। क्या बोला गया कि जीवधारियों के अधिक उपयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित हो जाते हैं, ठीक है। जिसका उपयोग अधिक करेगा वो अधिक विकसित हो जाएगा, और कम उपयोग होने वाले जो अंग हैं वो अवशेषी अंग के रूप में पड़े रहते हैं। जैसे अपने अंदर मानव शरीर के अंदर अवशेषी अंग क्या है? तो मानव शरीर के अंदर अवशेषी अंग है अपेंडिक्स। क्या है? अपेंडिक्स। और बाल हैं, नाखून है, ये पहले से चला है। बंदरों के अंदर देखे होगे ना, उनके अंदर भी ये नाखून वगैरह, बड़े बड़े बाल, घने घने बाल होते थे, पूरे शरीर में बाल ही होते थे। आज की डेट में देखो थोड़ा बाल कम हो गए हैं, है ना, क्योंकि आप अपन लोग क्या है, मॉडर्न बंदर हैं, है ना, मॉडर्न है। तो ये चीज था, ये है लैमार्कवाद, ठीक है। इसको बोलते हैं लैमार्किज्म, ठीक है। इसके बाद लैमार्क का एक नियम और आता है, ठीक है। पहला नियम वातावरण का सीधा प्रभाव, अनुकूलन की प्रवृत्ति, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। फिर आता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, है ना, ये बहुत अच्छा नियम है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यार बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लैमार्कवाद ना बिल्कुल चीड़ के रख देना, इतना अच्छे समझना है। लैमार्कवाद क्या होता है? तो देखो, उपार्जित लक्षणों की वंशागति क्या होती है कि वातावरण के प्रभाव से, जब वातावरण का प्रभाव होता है तो वातावरण के प्रभाव से अंगों के, ठीक है, वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है, और अंगों के उपयोग अथवा अनुपयोग से उत्पन्न हुए परिवर्तन संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं, ठीक है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति क्या होती है? उपार्जित लक्षण मतलब कोई और लक्षण, कोई अदर लक्षण आ रहा है, ठीक है। तो बोला जाता है कि वातावरण के प्रभाव से या फिर अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग से जो होने वाले लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी नई संतान में चले जाते हैं, यानी कि वो नए लक्षण नई जीव जाति का निर्माण करती है। इसी को बोलते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ठीक है। क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षण हो जाते हैं, हेलो, उपार्जित लक्षण हो जाते हैं, हेलो, बिजी रहते हैं भाई सब लोग, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं बहुत तेज तेज बोलता हूँ ना। उदाहरण, जैसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का उदाहरण उन्होंने लिया जिराफ का, ठीक है। अफ्रीका के अंदर जो जिराफ थे, ठीक है, अफ्रीका रेगिस्तान के अंदर जो जिराफ थे उनको लैमार्क ने क्या बताया? तो लैमार्क ने बताया कि गर्दन व अगली टांगों का अधिक उपयोग से इनकी गर्दन व अगली टांगे पीढ़ी दर पीढ़ी लंबी हो गई, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग का नियम लगा कि गर्दन व अगली टांगों के उपयोग से पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन हुआ। यानी कि बताया कि लैमार्क, देखो यहाँ पर जिराफ के उदाहरण में क्या बताते हैं, पूछा जाता है। लैमार्क ने बताया कि भैया रेगिस्तान के अंदर पहले जिराफ घास खाते थे। क्या खाते थे? घास खाते थे। अचानक से घास नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट। अब रेगिस्तान के अंदर क्या बचता है? वो बचते हैं पेड़,
तो पेड़ को अब कैसे खाएगा? जिराफ इतना छोटा सा पेड़ को कैसे खाएगा? उचक उचक के खाएगा क्या? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ जिराफ थे जिनको भूख भूख लगी तो भैया उचक उचक के खाना शुरू कर दिए, है ना। अबे मैं ही जिराफ बन जाऊंगा क्या? हाँ हट। देखो ऐसे मतलब उचक उचक के खाना शुरू कर दिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कुछ जिराफ मर गए, कुछ जीव उचक उचक के खाना जब कुछ जिराफ शुरू कर दिए तो देखते देखते धीरे धीरे क्या हुआ कि ऊंची गर्दन वाले और उनकी अगली टांगे लंबी हो गई। क्यों? क्योंकि वो गर्दन का अधिक उपयोग करते थे और अगली टांगे, ये देखो ये हमारी अगली टांगे हैं, ये हाथ नहीं अगली टांगे, क्योंकि बंदर भी ऐसे चलता था, ठीक है। तो अगली टांगों का ज्यादा उपयोग करते थे, जिसके कारण से क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी गर्दन उनकी टांगे लंबी हो गई। ये बताया जिराफ ने, जिराफ के उदाहरण में लैमार्क ने इसी तरह उदाहरण दिया सांप के पैर का। लैमार्क ने यह भी बताया कि यदि इसमें बताया अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग में बताया था ना, लैमार्क ने बताया कि यदि कोई जीवधारी अपने किसी अंग का उपयोग नहीं करता है तो वो अंग उसके अवशेषी अंग के रूप में बच जाते हैं। तो लैमार्क ने यह भी बताया कि जो सांप के पैर हैं वो पहले बड़े बड़े पैर हुआ करते थे, इतना बड़ा सांप है ना। देखो सांप ऐसे है जैसे ना, हंसना नहीं चाहिए, उसके इतने इतने पैर होते थे, ये देखो, अरे गजब। अब ये पैरवा क्या होते थे, तो ये पैरवा जाके झाड़ी वगैरह में फंस जाते थे, तो भैया सांप को अव्यवस्था होती थी, सांप मारा जाता था, सांप पकड़ा जाता था, सांप जाता था शिकार करने, खुद ही वो शिकार बन जाता था, है ना। तो देखते देखते ये क्या हुआ यहाँ से कि जब ये चीजें वहां पे मतलब सांप को देखा कि भैया ये पैर बड़े खराब हैं, अब इन पैर को क्या करो, खत्म करते, कैसे करेंगे, तो इन पैरों का उपयोग कम कर दिए, सांप लोगों ने इन पैरों का उपयोग कम कर दिए। और जब सांप ने पैरों का उपयोग कम किया तो धीरे धीरे इन पर लैमार्क का अंगों का अनुपयोग का उदाहरण लग गया कि उसने अपने अंग का अनुपयोग करना शुरू कर दिया। तो ये सांप क्या हुए, ये सांप बाद में अवशेषी अंग के रूप में बच गए, ठीक है, अवशेषी अंग के रूप में बचे। बताओ जल्दी से बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं? जितने बच्चों को समझ में आ गया जल्दी से वीडियो को लाइक करो। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक करो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए ना यार चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख लेना, बहुत ढेर सारे वीडियोस है। बायोलॉजी तुम्हें समझाने के लिए बायोमन तुम्हारे साथ अब बिल्कुल 100% आ गए, ठीक है। चलो ये क्या हुए, ये अवशेषी अंग के रूप में इसके अंदर बच गए, ठीक है। ये था उदाहरण, ये था लैमार्कवाद। देखो जब कोई चीज अच्छी होती है ना, जब किसी चीज का एडवांटेज होता है ना, तो उसका डिसएडवांटेज भी शीघ्र निकलता है ना, उसका डिसएडवांटेज भी तुरंत निकलता है। तो लैमार्कवाद ने अपने नियम को दिया और बताए, ठीक है। तो इन्होंने अपने नियम को 1809 ईस्वी में दिया। एक सेकेंड, मैं आपको लैमार्क की फोटो दिखाता हूं, है ना। लैमार्क चाचा दिखते कैसे थे, मुझे भी देखना है यार। लैमार्कवाद ये क्या बोल रहा है भैया? नहीं दिखा रहा। तो लैमार्कवाद की, चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे बाद में देखेंगे। लैमार्किज्म, हाँ ये दिखाया, तो देखिए ये है लैमार्कवाद, ये है लैमार्क जी। इन्होंने इसमें क्या लिख रखा है, लैमार्क एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। लैमार्क कौन से वैज्ञानिक थे, ये देखो यहाँ से एक चीज हमको और मिल गई। लैमार्क एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ठीक है। लैमार्क 1744 से 1829 में जैव विकास की प्रक्रिया के संबंध में पहला तर्क प्रस्तुत किया, ठीक है। कब? 1744 से 1829, ठीक है। लैमार्क ने फिलॉसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक लिखी, जिसको 1809 ईस्वी में प्रकाशित किया, लैमार्कवाद, ठीक है। इसी के अंदर था लैमार्कवाद। लैमार्क को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है।
उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी के अंदर उपार्जित लक्षण बताए गए हैं। उपार्जित लक्षण यानी कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स लिख सकते हो, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। इसमें क्या लिख रखा है सुना दो पढ़ के, देखो पहला लिख रखा है जीवों के शरीर में तथा अंगों के आकार में वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाई गई, ठीक है। जीवों का शरीर वृद्धि करेगा और अंगों का, है ना। फिर आया वातावरण में होने वाले क्रमिक, सब यही तो समझा रहा हूं मैं, बंद करता हूं। लैमार्क की फोटो देख लिए ना। अब हम लोग देखेंगे भैया इन चीजों में अच्छाई थी, लैमार्क चाचा जी हमारे अच्छे थे, लेकिन अब इनकी आलोचना होनी शुरू हुई। आलोचना यानी कि अब इनकी खराबी निकाली गई, ठीक है। इनकी खराबी यह निकाली गई कि लैमार्क ने बताया कि बहुत ढेर सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर आलोचना किया। लैमार्क ने यह बताया कि भैया अगर किसी अंग का वो ज्यादा उपयोग करता है तो आने वाली पीढ़ी के अंदर उस अंग का ज्यादा मतलब ज्यादा अच्छा सा होता है, ठीक है। पहला आलोचना यहीं से हुई पहलवान को लेकर के। बोला गया एक पहलवान होता है, उसका बेटा भी पहलवान होता है, ठीक है। एक पहलवान जैसे हुआ, एक बॉडी बिल्डर है, उसका बेटा बॉडी बिल्डर क्यों नहीं होता है, जबकि लैमार्क के अनुसार तो होना चाहिए ना। सही बात है भैया, लैमार्क ने बोला कि होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। कि पहलवान का बेटा, उसकी मसल्स, पेशियां बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन उसका जब बेटा पैदा होता है, उसका बच्चा पैदा होता है, तो वो भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह पैदा होता है। पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में इन्होंने बताया गया चीन की लड़कियों को, है ना, चीन की लड़कियों को बचपन से ही लोहे के जूते पहनाए जाते, छोटे जूते नहीं, बचपन से ही लोहे के जूते पहनाए जाते हैं ताकि उनकी टांगे लंबी ना हो। चीन की लड़की, एक देखे हो, एक इंस्टाग्राम में एक दिन मैं देख रहा था, बहुत दिन पहले चलाया था, तो सर देख रहा था, तो एक लड़की थी, उसकी बहुत लंबी थी वो, उसके पैर भी बहुत लंबे, हाँ मतलब बहुत लंबी थी वो, लिटरली वो चीन की थी, चाइनीज थी, ठीक है। तो इसमें आलोचना में ये बताया गया कि भैया चीन की लड़कियों को बचपन से ही लोहे के जूते पहनाए जाते हैं, लेकिन उनकी टांगे आज भी लंबी नहीं है। आखिर क्यों? लैमार्क के अनुसार तो होना चाहिए ना, सभी बच्चों को पहनाया जाता है तो उसकी आने वाली संतति में उसकी टांगे छोटी छोटी हों, लेकिन नहीं, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, सबकी तरह होते हैं। अब ये लोग आलोचना करने में अब इन्होंने घुसा लिया भारतीयों को। बोला देखो चाचा, नाक कान छेदने की प्रथा भारत में बहुत पहले से चली आई है ना। नाक कान छेदने की प्रथा, ठीक है, कि भारत के अंदर नाक और कान को छेदने की प्रथा प्राचीन है, बहुत पहले से चली आई है, लेकिन आज तक किसी ऐसी बालक या किसी ऐसी बालिका का जन्म नहीं हुआ है जिसके नाक और कान छेदे ना हो, है ना। तो यार मतलब ये सारी चीजों ने मिल करके ना लैमार्कवाद को गलत ठहरा दिया, है ना। लैमार्कवाद की इन लोगों ने आलोचना कर दिया, ये था। अच्छाइयां लैमार्क ने दिया तो लैमार्क को बुराइयां मिल गई, है ना। तो यार इस तरह होता रहता है ना। तो ये था लैमार्कवाद। देखो पता है क्यों बताया इसको मैं, क्योंकि लैमार्कवाद तो पूछता ही, लेकिन आलोचना भी पूछ लेता है कि बताओ आलोचना क्या है, लैमार्कवाद की आलोचना, ठीक है। तो लैमार्कवाद की आलोचना 1809 ईस्वी में बहुत ढेर सारे वैज्ञानिकों ने मिल करके लैमार्कवाद की आलोचना किए थे, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक हमारा जो लैमार्कवाद है वो यहीं पर खत्म होता है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डार्विनवाद के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बायो वुमन पॉइंट का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को आसान बनाना है, जिसके कारण से अधिक बच्चे पढ़ाई की तरफ आकर्षित हों और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं।